इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील में मौजूद हूँ। जनपद गाज़ीपुर वो जनपद के यहाँ के लोग वीर अब्दुल हमीद, शिरपूजन राय, मासूम रज़ा राही के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कम से कम 10 वाइस चांसलर पैदा हो चुके हैं और 10 वाइस चांसलरों के इलाके में मैं आज मौजूद हूँ। पखनपुरा वो एक ऐतिहासिक गांव शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह का गांव है और साथ ही साथ इस गांव से भी कारगिल शहीद इश्तियाक अहमद खान ने भी अपने देश के लिए कुर्बानी देकर देश को में देने का पैगाम दिया था कि जब तक यहाँ का मुसलमान ज़िंदा रहेगा पाकिस्तान कभी भी इस देश को नाकाम नहीं कर सकता है। इसी इलाके में मौजूद हूँ मैं और मैं ये हाल जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, उसी हालात के जब जानने के जब निकला तो यहाँ के मशहूर एक सामाजिक कारकुन जिनका नाम मैनेजर इम्तियाज़ अहमद है और शायद डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आपने एक ऐसा माहौल दिया है, शिक्षा का एक ऐसा वातावरण दिया है जिसके ज़रिए से यहाँ के लोगों में काफ़ी रौनक है, काफ़ी लोग महफूज होते हैं, बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं और कई स्कूल और कॉलेजों के आप प्रबंधक हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे मुलाकात किया जाए और मैं मैनेजर इम्तियाज़ साहब से जानना चाहता हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश में अक़लियती समाज के क्या हालात हैं। सबसे पहले खान अहमद जावेद साहब आपका फखनपुरा गांव में वेलकम है, स्वागत है। बिला हिचक ये कहा जाए कि हालात प्रदेश और देश दोनों के ही बद से बदतर हैं तो इसमें कोई गलत ना होगा। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पूरा का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है और ये भी डर है कि संविधान अपने मूल स्वरूप में बना रहेगा या नहीं। आज सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है। सेकेंडली हमें गौर करना है कि हमारे हालात क्या हैं और हम उससे कैसे उबर कर ऊपर आए। जो फासिस्टवादी ताकतें चुनाव यूपी में हो रहा है चंद सीटें हासिल करने के लिए, 5 प्रदेशों में अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए जो नफ़रत भरा माहौल पैदा कर रहे हैं और अलग अलग घटनाओं से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ इस तरह के लोगों की सरकार है जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत परोसना जानते हैं और चाहते हैं कि मुल्क में फिर से एक बार बंटवारा हो, उन ताकतों ने इस तरह जहर घोल रखा है और एक मैसेज देने का काम किया है। जैसे कहीं कोई घटना जो अखबारों में और गोदी मीडिया जो इनके 1 दर्जन हायर किए हुए चैनल हैं उस पे चले और भोला भला इंसान, भोला भोला जनता उससे गुमराह हो और ध्रुवीकरण हो वोटों का और हमें गद्दी मिल जाए। सिर्फ एक मकसद से इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं जो मुल्क के लिए काफ़ी ख़तरनाक है और आने वाले मुस्तकबिल में इसके भयानक अंजाम देखने को मिलेगा। मौजूदा हालात जो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव हो रहे हैं, उस हालात में यहाँ के अक़लियतों को क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मौजूदा हालात में हम जिस दौर से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ खाने पे पाबंदी, पार्कों में बैठने पे पाबंदी, पहनने पे पाबंदी, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, तमाम हमारी जो आज़ादी है जिसका हमें हक हासिल है संविधान में कि हम अपने हिसाब से अपनी भाषाओं में बोलें, चालें, अपने कल्चर के हिसाब से रहें, हम जो चाहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो खाएं, हमें जो अच्छा लगता है उसे पहने,
उस पे पाबंदी आयद की जा रही है। और पाबंदी तो ये आयद कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसके ज़रिए एक नफ़रत भरा माहौल पैदा करके खाई पैदा कर रहे हैं, और जिससे दूरी बढ़ेगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। और कभी भी किसी मुल्क की तरक्की जो है बुनियाद को कमज़ोर करके नहीं कह सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ के मुल्क के ताकतवर बनाने में एक बुनियाद है, एक पिलर का काम करते हैं। और उसके लिए एक अच्छा संविधान हमें मिला, जिस रोशनी में हम चल कर हम एक जहती को और मुल्क को आगे ले जाने का काम करते हैं। अब रहा चुनाव की बात, तो अक़लियत को चाहिए कि इन फासिस्टवादी ताकतों, मैं नाम लेने से भी परहेज नहीं करूँगा, भाजपा, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि इनकी मुखालफत अक़लियत के लोगों को करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि अगर अक़लियत भी इस देश का एक हिस्सा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर अक़लियत इस देश का एक हिस्सा है और आज़ादी की लड़ाई सबने मिल के लड़ी और इस मुल्क को आज़ाद कराया गोरों से, और एक संविधान की संरचना की बाबा, किसको आप शामिल करना चाहते हैं? अक़लियत हम बता रहे हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जो हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए, जिन्होंने एक संविधान दिया जहाँ आप अपने हकूक़ में जी सकें, जैसे खुसूसन मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, ये सब अक़लियत में आते हैं। इन तमाम लोगों से अपील है और इन लोगों से मेरी एक अपील है कि जब टिकट के बंटवारे में इस देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े पार्टी, जो आज मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है भी, उसने टिकट बंटवारे में लोकसभा के या पिछले विधानसभा 2017 के या 2014, 2019 या आज 2022 में ये साबित किया कि नहीं, मुल्क में मुसलमान हमारे साथ नहीं है, या हम उसको अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। अगर वो लेकर चलना चाहता और उसको नंबर 2M का न समझता, तो न 403 में 43 सीट, 3 सीट भी तो देने का काम करता। जिसको लायक समझा, जहाँ से समझा दिया। लेकिन 0 पे रखना, किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, एक मैसेज देने का काम किया कि हम क्या बुद्धिस्ट और क्या पंजाबियों को टिकट, जैनियों को टिकट मिला है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये मेन चीज़ है। मुस्लिम को या किसी अल्पसंख्यक को अपाक उठा, शायद कहीं बिरले मिला हो 403 में, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुस्लिम को एक भी टिकट नहीं मिला। और अक़लियत के किसी पार्ट को, किसी ग्रुप को शायद इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। गोवा में दिया होगा, मणिपुर में दिया होगा, लेकिन यूपी में तो नहीं दिया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप सहाफ़ी हैं, कि क्या मुसलमान इस मुल्क का नहीं है, इस प्रदेश का नहीं है? उसको वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? हर पार्टियां मुसलमान को टिकट दे रही हैं, आप क्यों नहीं? ये क्वेश्चन मार्क है। आप क्या मैसेज देना चाहते? तो जब आप हमें अपना समझते ही नहीं कि हम विधायिका में, कार्यपालिका में जाके बैठें, तो फिर बट नेचुरल है रिएक्शन होगा। हम क्यों आपको अपना माने? मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का मेंबर बना के सेंटर में मिनिस्टर बना देना, और मोहसिन रजा जैसे आदमी जो जहर उगलने का काम करता है, लगता ही नहीं कि किसी जात धर्म का हो या धार्मिक हो, वैसे आदमी को MLC बना के आप मंत्री पद दे के कहते हैं कोई मुसलमान को मैंने मंत्री रखा है। इससे मुसलमान समझता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के मूल्यों की रक्षा नहीं किए और एक वर्ग विशेष को अपने से एकदम दूर रखा है और कहा कि नहीं, तुम विधायिका में बैठने के लायक नहीं। और बहुसंख्यक समाज में एक मैसेज देने का काम किया कि नहीं, देखो हम इनको अपना नहीं मानते, ताकि बहुसंख्यक समाज के वो लोग जो आपकी मानसिकता के हैं वो खुश हों। तो ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि अपना एक एक वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोलिंग करते हुए उस पार्टी को दें जो बीजेपी को हरा रहा हो, ताकि संविधान बच सके, लोकतंत्र बच सके। और मेरी नज़र में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और उसके और भी जो घटक दल हैं, इन्हीं से बीजेपी की आमने सामने फाइट है। इसमें दूर दूर तक कहीं कोई लड़ाई में है नहीं। आखिर आते आते पोलिंग के दिन यही दोनों आमने सामने होंगे। तो एक तरफ आपके वो दल है जो आपको एक टिकट देना गवारा नहीं करती,
और आपको मांस के नाम पे, आपको किसी और नाम पे, गाय का पगहा पकड़ने के नाम पे, भले वो आपका पालतू गाय हो, भैंस का पगहा पकड़ने के नाम पे आपको मॉब लिंचिंग के तहत मारने का काम कर रही है। दलित भाइयों को घोड़ा पे सवार होने कि तुम कैसे घोड़ा पे सवार होगे, कैसे नौसा बनोगे या घोड़ा पे क्यों चढ़ोगे, उसको जान से मार देने का काम ये लोग करते हैं। तो नफरती पार्टी से बचते हुए ऐसी सरकार लावे जिससे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो सके। कर्नाटक में जो हो रहा है, क्या ये 5 राज्य के चुनाव पर असर डालने के लिए किया जा रहा है? यकीनन, हाँ। यकीनन ये आज तक 4 साल से सरकार है, 4.5 साल से कर्नाटक में बीजेपी की जी। चुनी हुई सरकार को गिरा के इन्होंने हाँ। अपने धन बल पर, बाहुबल पर हाँ। कर्नाटक की सरकार को बीजेपी की सरकार लाने का काम किया। 4.5 साल तक इनको नहीं दिखाई दिया हाँ। कि मुस्लिम औरतें बुर्का में चलती हैं या स्कूल में भी अपने हिजाब में आने का काम करती। जब इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा प्रदेश है, जो हिंदुस्तान की तस्वीर तय करता है, तो इनको दिखाई दिया कि नहीं नहीं यही एक मामला है। यूपी में तो हमारा मंदिर मुद्दा, मॉब लिंचिंग, काशी कॉरिडोर, मथुरा, ओवैसी फैक्टर, कोई काम नहीं किया। ओवैसी पे हमला करा देना ताकि मुस्लिम पोलराइजेशन हो। जब कोई काम नहीं दिया तब इन्होंने कर्नाटक को यूज किया। अच्छा। और उनकी सरकार है चूँकि, उससे कहा कि आप ऐसा करो जो कि तमाम टेलीविज़न पे, गोदी मीडिया पे खूब थाली में परोस के इसी पे डिबेट चले और एक नफ़रत का माहौल पैदा हो कि नहीं नहीं बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, मुसलमानों का पर्दा छीन रही है, हिजाब छीन रही है, इनको बेपर्दा कर रही है, हैं कि नहीं नहीं तुम हमारी तरह चलो। जबकि हमारे देश की सभ्यता है घूंघट का, नकाब का, सभ्यता में रहने का, पर्दे में रहने का। तो उसको ये मिथ्या रूप से तोड़कर और एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मुस्लिम विरोधी हैं हम। आइए चलते रहिए, हैं हम मुस्लिम विरोधी हैं और देखो हम इनका नकाब छीन रहे हैं। और इनके कुछ मुट्ठी भर गुंडे, जिनको गुंडा ही कहा जा सकता है, किसी दल का नहीं कहा जा सकता, जिसको इन्होंने हायर कर रखा है, उनको लेकर और इतनी गंदी हरकत कि स्कूल के छत पे चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है उसको उतार के फेंकना और भगवा झंडा को फहराना। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या राष्ट्रीय झंडे से ऊपर भगवा झंडा हो गया? आप भगवाकरण की हद को पार कर गए। आपने राष्ट्रीय झंडा की तौहीन की। मुसलमानों की औरतों का निकाब तो छीना आपने, पाबंदी लगाई, हुड़दंगई की। आप चाहते हो पूरे मुल्क में दंगा हो, और वो खुसूसन उस वक्त जब यूपी के 403 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आप सिर्फ एक मैसेज देकर देश में नफरत का माहौल, हमको तो डर लग रहा है कि हमारे आने वाली नस्लें, वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, किस माहौल में सांस लेंगी, किस हवा में चलेंगी, या उनका, बेटा तुम आगे रहो, उनका सांस किस हवा में लिया जाएगा उनके जरिए, ये देखने वाली बात है। ये बताइए हमको, नसरुद्दीन शाह ने कहा था जी, तो उन्होंने एक विशेष धर्म के लिए कहा कि मुसलमान के बच्चे कैसे जिए। हम तो कहते हैं कि पूरे मुल्क के बच्चे, जी हाँ, वो किसी जात धर्म के हों, आने वाले दिन में किस हवा में सांस लेंगे, इसका डर पैदा हो गया है। जो ये नफरत रोज परोसा जा रहा है, तो हम उसकी निंदा करते हैं, मुजम्मत करते हैं, पुरजोर तरीके से मुजम्मत करते हैं कि खुदारा कुर्सी के लिए ऐसा कोई मैसेज मत दो जिससे मुल्क में हम भाईचारे से न रह सके, हम मुहर्रम में शामिल ना हो, हम होली में शामिल ना हो, हम ईद में शामिल ना हो, हम दीपावली में शामिल ना हो। इस भाईचारे को बनाए रखो और संविधान को बचाए रखो। और उसके लिए आपके पास एक ताकत है, जो भी सेकुलरिज्म के कदरदान हैं, जो भी संविधान के कदरदान हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप आगे बढ़ के आओ और मुल्क के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जरूर आप एक प्रयास करें, वो भी बटन के जरिए। ऐसे ताकतों को नकारते हैं। मौजूदा इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं 2022 के उत्तर प्रदेश में, उस प्रवेश में अक़लियत, ख़ास तौर पे सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुस्लिम लोगों को बसपा और एआईएम पार्टी, इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी, AIM जी, पार्टी से कितना उम्मीद रखते हैं ये लोग? क्या करना चाहिए? देखिए, ओवैसी जी एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं,
संविधान के ज्ञाता हैं, बोलते भी हैं बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं कहीं मुझे झलकता है कि आरएसएस के मोहन भागवत, अमित शाह और योगी बाबा से कम खतरनाक ही नहीं है। उनसे एक कदम आगे बढ़ के बोल जाते हैं। मुझे उनकी कोई कथनी मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी नहीं लगती। आरएसएस का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता, आरएसएस बन के नहीं दिया जा सकता। एक संगठन जिसकी निंदा हम कर रहे हैं कि ये गलत है और उसी स्टाइल में हम भी आ जाए तो मेरे उसके में क्या फ़र्क रहा। तो ओवैसी अब वो दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इनको एकदम यूपी में नकार दें और कहीं एक वोट अपना कीमती न दें, इसलिए कि लोकतंत्र में एक वोट से सरकारें गिरती और बनती और बिगड़ती। बीएसपी से और बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना एक अस्तित्व है। वो अपने समाज और अपने टीम को एक साथ रखना चाहती है और अपनी जमीन जो खो गई है कहीं उसको वापस लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो संविधान के विरोधी हो, लोकतंत्र का विरोधी हो, ठीक है। और टिकट बंटवारे में भी उसने हर जात धर्म को तरजीह दी है, कोई नहीं है जिसको उसने टच न किया। तो हाँ, बीएसपी की अपनी कार्यशैली है, पता नहीं क्यों 5 साल तक चुप रही, खामोश रही, किन डर से। इनका ईडी है, इनका सीबीआई है, इनका इनकम टैक्स है, इसको जगह जगह से इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि कोई साफ सुथरा नहीं है, सब में छेद है। दूसरी सरकार आएगी वो इनके खिलाफ यही हथियार यूज करेगी। कुल मिला के बहन जी एक अच्छी लीडर हैं और एक अच्छा प्रशासन देती हैं। उनके उम्मीदवार जहाँ ठीक ठाक हों या लोकतंत्र की हिफाजत कर सकते हैं, उनसे गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवैसी से तो गुरेज होना चाहिए, इसलिए कि ओवैसी में इन फासिस्टवादी ताकतों में कोई फ़र्क नहीं मेरी नज़र। अब बताइए, आप बहुत अच्छे इलेक्शन के माहिर हैं, बहुत नज़र रखते हैं आप इलेक्शन के ऊपर में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ख़ास तौर पे सिख, ईसाई, मुस्लिम लोगों को किस पार्टी को वोट देना चाहिए? मैं स्पेशली चाहता हूँ आपसे। हम तो चाहते हैं कि अक़लियत इस मुल्क में 25% है जी, और ये अपना बेस कीमती वोट 80 से 85% पोल करे और उसमें 99% कोशिश करे कि सेकुलर पार्टी को जाए। और वो सेकुलर पार्टी इस समय जी हाँ, क्यों समाजवादी पार्टी को वोट दें? मैं जानना इसलिए दे कि वो नफरती माहौल पैदा नहीं करता। एजुकेशन को एक आरोप लगा कि मुलायम सिंह ने बहुत पीछे ढकेल दिया जी, नकल करा के। मैं तो कहता हूं कि इस सरकार ने उससे भी पीछे ढकेल दिया, बेगर इम्तहान लिए डिग्री बांट दिया। अब अगर बेगर इम्तहान लिए आप डिग्री देते हो तो आप हमें बताओ कि मुल्क का कौन सा पिलर तैयार कर रहे हो? वो बच्चे कहाँ जाके एक अच्छा इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक वो बढ़िया IAS IPS बनेंगे या PCS बनेंगे? उनको तो आपने फ्री में मार्कशीट बांट दी। 1 साल उनका और जाता। जब नौकरी देने की बात होती तो अगर 40 साल 44 साल आयु सीमा है नौकरी देने की तो उसको 1 साल बढ़ा दिया जाता, 45 कर दिया जाता, 40 को 41 कर दिया जाता। लेकिन उनको मार्कशीट दे के प्रोन्नत कर देना, अगले कक्षा में प्रवेश दे देना, 100% रिजल्ट दे देना, 99.9। आप मुल्क को क्या देना चाहते हो? महज इसलिए कि नाराज न हो जाए बच्चे, मेरा वोट ना खराब हो जाए, मुल्क को आप कमज़ोर कर दो। शिक्षा के स्तर होता है, कोरोना के बहाने एजुकेशन को एकदम ध्वस्त कर दिया गया, इतना ध्वस्त कर दिया गया कि अब उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। पढ़ाई, बेरोजगारी, 10 पॉइंट गिनाते हैं, 10 पॉइंट की वजह से ही देना चाहिए आपके अखिलेश यादव को वोटिंग। देखिए, इनका कहना है कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है गठबंधन वाली जी। मेरा एक सोशल वर्कर के नाते मानना है कि भ्रष्टाचार सब में है, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें बेहतर कौन है जी? ठीक है ना, उनमें बेहतर ये कम से कम नंगा परोस तो नहीं रहे नफरत को जी, नकाब तो नहीं खींच रहे हैं, आपको टिकट देने से तो परहेज नहीं कर रहे हैं। 10 पॉइंट से बताइए हमको। तो पहला तो यह है कि इनका नफरत भरे माहौल से बचने के लिए, दूसरा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, तीसरा भ्रष्टाचार बीजेपी में और ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ रिश्वतखोरी 100 रुपया थी वहाँ 1000 हो गया, जहाँ 1000 थी 10,000 हो गया, जहाँ 10,000 थी वहाँ 10 लाख हो गया। इससे बचने के लिए इनकी भाषाएं, ठीक है ना, नफरत भरे माहौल से बचने के लिए, बेरोजगारी और महंगाई जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, छुट्टा पशुएं, जो किसान रात भर जाड़े में अपना खेत अगोर रहा और रात को सो नहीं पा रहा, उसकी आधी फसल गायब हो जा रही।
जी। अब ये कहते हैं कि अरे साहब हमने तो फ्री में अनाज दी। हाँ। आपने फ्री में अनाज दिया, जी। बढ़िया, जी। आपने फ्री में अनाज दिया कोविड के माहौल में, जी। कोई सरकार रहती देती। हाँ। आपने बीच में ख़त्म करना चाहा इसी आपके अगस्त महीने में। हाँ। फिर आपने देखा कि यूपी का बहुत बड़ा चुनाव है, नुकसान होगा, जी। तो आपने उसे मार्च तक लागू किया। हाँ। चुनाव बीत जाएगा, आपकी सरकार आ जाएगी, आप फिर राशन बंद कर दोगे। दूसरा सवाल मेरा ये है राशन पे खास तौर से, हाँ। कि हमें 5 किलो 10 किलो राशन तो दिया आपने, हाँ। अपनी तस्वीर लगा लगा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जी। प्रचार माध्यम बनाया, जी। लेकिन इस देश के कर का पैसा तो नुकसान किया ना आपने। गरीबों से जो आप कर लिए, मध्यम वर्गीय से जो कर लिए, बड़ों का कर तो माफ़ कर दिया आपने, लोन का इंटरेस्ट। जो बड़े बड़े करदाता हैं, जो छोटे करदाता हैं, उनका भी योगदान है कर देने में, टैक्स देने में। उनके पैसे से आप झोला बना रहे हो, उस पर अपनी तस्वीर बना रहे हो, उस पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो। 10 किलो अनाज दिया आपने, तेल महंगा कर दिया 200 के पार खाने वाला, कड़वा हो या रिफाइन हो, तो वो आप वसूले वहाँ से तेल से। फिर आपने पेट्रोल डीजल गैस महंगा की, 430 रुपये में सिलेंडर घर आता था, आज 980 रुपये में आ रहा। तो 550 का जो अंतर पड़ा, ये भी तो उस वही रसोईया पका रही जो 10 किलो राशन लेके जा रहा गरीब। तो गैस चाहिए या लकड़ी चाहिए, लकड़ी का भी दाम बढ़ गया। किसी ईंधन पे तो खाना बनाएगा ना। तेल के बढ़ने का असर ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट से ही सारे माल आते हैं। तेल महंगा हुआ तो ट्रैक्टर की सिंचाई बढ़ेगी, किसान पे लोड बढ़ेगा। पानी की सिंचाई बढ़ेगी इंजन से, किसान पे लोड बढ़ेगा। जब किसान पे लोड बढ़ेगा तो उसके मूल्यों का आप सही दाम नहीं दोगे, उपज का, उसके उपजाऊ गेहूं चावल आटा दाल या जो आपके अरहर है या तेल है सरसों है, उसका सही कीमत नहीं दोगे। सब पे असर पड़ा। एक जनरल स्टोर पे भी बढ़ा, जो भी ट्रांसपोर्ट के खर्च बढ़े हैं, 10-10 रुपया हर ट्रक वालों ने बढ़ा दिया भाड़ा, 5,000 2,000। तो वो तो उसी माल पे रखेगा ना विक्रेता। तो कंज्यूमर ना परेशान हुआ, आम आदमी। तो वो मसाला भी लाया, तेल भी लाया, लहसुन प्याज भी लाया, आलू भी लाया, तब ना खाएगा। कि सिर्फ गेहूं से आप खा लोगे? गेहूं को पिसाने जाओगे, पिसाई महंगा लगेगा, इसलिए कि इंजन में तेल लग रहा, और उस तेल की कीमत बढ़ा दी आपने। आप 66 रुपया तेल पे हंगामा मचाए, 450 रुपया सिलेंडर पे, 430 के आपने सिलेंडर सर पे लेके घूमने का काम किया, और आज 980 का आप दे रहे हो। आज आप 96, 97, 98 रुपया पेट्रोल दे रहे हो, 86, 87 रुपया डीजल दे रहे हो। तो इसका आम जो असर है वो तो आम जनता पे है ना। तो आपने 10 किलो राशन दी, अब 20 किलो का दाम वसूल लिया। 10 किलो दिया आपने, अगर 2 रुपया किलो भी माना जाए, 20 रुपया किलो भी माना जाए, तो 200 रुपये का राशन दिया आपने, और 1 किलो तेल खरीदा, 200 रुपया लग गया। अभी मसाला वसाला बाकी है, प्याज लहसुन मिर्चा आलू टमाटर धनिया की पत्ती 10 रुपया का 100 ग्राम बिका है साहब। बिकेगा जब हम महंगी सिंचाई कराएंगे, महंगी जोताई कराएंगे, महंगा खाद लेंगे, महंगा तेल लेंगे, सब कुछ ट्रक का ट्रांसपोर्ट खर्च ज़्यादा देंगे, तो दुकानदार महंगा माल देगा। तो आपने तो चौतरफा वसूला और एक जगह 10 किलो राशन दे दिया। तो अब जोड़े राशन लेने वाला 2,000 रुपया आपने डाला खाते में, कई बार 3 बार, 6,500 रुपया महीना। कौन सा परिवार चलेगा आप बताओ? आप जाओगे एसी कंडीशनर में सोओगे, या 24 घंटा आपका बिजली विधानसभा लोकसभा में जारी है, 24 घंटा बड़ा बड़ा हीटर जल रहा, और 24 घंटा पानी धर धर गिर रहा, और इसी चल रहा, 20-20 लोगों का खाना बन रहा। आप चला लोगे 500 में? आप एक दिन क्षेत्र में नहीं घूमते हो, 100 लीटर तेल रोज लेते हो क्षेत्र में घूमने के नाम पे। सबका पेंशन खत्म होना चाहिए, आपका पेंशन रहना चाहिए। एमएलए है तो एमएलए का भी, एमपी है तो एमपी का भी, एमएलसी है तो एमएलसी का भी। एक बार 5 साल रह गए तो उसका पेंशन हम लेंगे। तो आप सब लो और गरीब जनता का सब छीन लो। आपने आउटसोर्सिंग लागू कर दी। उस आदमी को जो समाज का सबसे निम्नतम आदमी है, जो 8 पास करके 10 पास करके चपरासी का काम कर रहा है, और सबको आना है 10 बजे तो उसको आना है 8 बजे। सबको जाना है, सपा के 5 लाख का 10 लाख तनख्वाह कर लेते हो। एक सांसद किसी दल का, वो सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वामपंथी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई एतराज नहीं करता। अब 5 लाख का 10 लाख सैलरी हो जाती है, टीए बढ़ जाता है, तेल बढ़ जाता है, हवाई सफर फ्री हो जाता है, ट्रेन में रिजर्वेशन हो जाता है, आधी टिकट हो जाती है। क्या सरकार है? यही राजा है। राजा का काम है पहले प्रजा का ख्याल करे, तब अपना ख्याल करे। यहाँ तो अपना टैरिफ बढ़ाओ, अब प्रजा को
महंगा गैस दो, महंगा पेट्रोल दो, महंगा डीजल दो, महंगा तेल दो, महंगा ट्रांसपोर्ट दो, जितने ट्रैक्टर के और कार के सामान हैं उसको महंगा कर दो। क्या है भाई? अब पूंजीपतियों के 12,000 करोड़ 14,000 करोड़ माफ़ कर दो एक झटके में ब्याज का। क्या है? नहीं, आपके मानते हैं कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है? ये सरकार टोटल पूंजीपतियों की है। हाँ। और सबसे विरोधी अगर ये सरकार है तो वो बैकवर्डों की है। देखिए मेरी एक बात बड़ी कांग्रेस ने सजा के, राजीव गांधी के इलेक्ट्रॉनिक इनकलाब ने, इंदिरा के और मनमोहन के मनरेगा ने इसको सजाया। इन्होंने एक एक चीज़ को बेचने का काम किया। जानते हैं क्यों? ये पार्लियामेंट में आरक्षण समाप्त करेंगे तो सड़क पे खून की नदियाँ बहेंगी। बैकवर्ड, दलित और अन्य पिछड़ी जो आते हैं उसमें वो सब सड़क पे आएंगे। एक कानून पे एक बार दलित उतरा 3-3.5 लाख, इन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने वापस ले लिया कि नहीं जांच नहीं की जाएगी, SC/ST का मुकदमा लिख दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सबमिशन दिया था कि नहीं जांच हो तब लिखा जाए। तुरंत ये बैकफुट पे आ गए और बैकवर्ड सड़क पे नहीं उतरा। तमाम न रहेगी सरकारी संस्था। अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है 1 हफ्ता पहले कि नहीं निजी कंपनियों में आरक्षण लागू नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार हारी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट गई है। हरियाणा सरकार को करारा तमाचा दिया कोर्ट ने। अगर न्यायपालिका न होता तो ये सरकार देश को कहाँ ले जाती हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। शायद आप समझते हो। मीडिया को हायर कर लिया। तो इस सरकार को आप क्या उपाधि देना चाहेंगे? 0 नंबर। 0 नंबर। रोड इन्होंने बनाया, रोड सिर्फ जितने 6 लेन है, 4 लेन है, जितने बाहर में बता रहे हैं आप, शोबाजी किया। अच्छा। ये देखिए 6 लेन। जाइए आप किसी NH पे, जाइए किसी लिंक रोड पे, गड्ढा मिलेगा आपको, आपका कमर ठीक हो जाएगा। मोटरसाइकिल से हो, साइकिल से हो या 4 व्हीलर से, अपने लग्जरी गाड़ी में थक जाएंगे। अब वो भी स्कीमें सब कांग्रेस, मनमोहन और अखिलेश सरकार की। अखिलेश ने 5 साल काम किया था। अगर मुजफ्फरनगर दंगे को हटा दिया जाए तो 5 साल में रेप किस में नहीं हो रहा? इस सरकार में हाथरस की घटना कोई भूल सकता है? मध्य प्रदेश में जो दलित को मार दिया गया सिर्फ इस बात पे कि क्यों घोड़ा पे बैठा नौसा बन के। आप ही को अधिकार है। मनु व्यवस्था नहीं उतर रहा दिमाग से, हर अंजाम तक पहुंच गए, वर्ण व्यवस्था नहीं उतर रहा दिमाग से। अब दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम जागरूक हो चुका है। अब लाइन खिंच गई जावेद साहब, लाइन खिंच गई। अब ये दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम सारी कटुता को भुला के इन मनुवादी ताकतों के खिलाफ अगर एक प्लेटफार्म पे नहीं आते हैं तो इस देश में न लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा। धन्यवाद हमसे बात